जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम एचपी टेट के लिए केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स लेके आए हैं, जिसमें हम 25 डेज़ में ही सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और वीडियो के एंड में हम आपके लिए जो उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट है वो भी करेंगे। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो दोस्तों, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस होते क्या है? द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इन विच substance undergo a chemical change to provide a new substance और substance with the entire new properties। मतलब ऐसी कोई substance जो केमिकल उसमें केमिकल रिएक्शन हुई और उसने एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस किया और जो कि उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट होगी। ऐसी रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Mg+O2 गिव राइज टू MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोवाइड किया। ठीक है, देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, पर उन्होंने इन दोनों ने कंबाइन करा के एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस किया। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट। जो रिएक्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो हमारे पास नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ तो उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोडक्ट। उन्हें क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ आ गया? तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमारे कितने टाइप्स के? तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन हमारे 4 टाइप्स के हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जैसे कि आप नाम से पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन करना। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट। क्या दोस्तों, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। तो जो सिंगल प्रोडक्ट बनाते, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट लग गया पता दोस्तों? ये वाली साइड कौन सी होती है? रिएक्टेंट। और जो प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट। तो जो दो या दो से अधिक, जैसे यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल लिया था मैंने, Mg+ ऑक्सीजन। ये रिएक्टेंट कितने दोस्तों? दो रिएक्टेंट है। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मतलब 2 और मोर रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट। MgO ही बनाया इन्होंने, कोई इसके साथ सब्सटीट्यूट नहीं, जैसे वाटर और CO2 वगैरह कुछ नहीं निकला। सिर्फ क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनाया, एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाया। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन इससे आया था, पिछली बार भी आया था कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो उसकी जो फ्लेम होती है वो किस कलर की होती है? तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ही आया है। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी फ्लेम हमेशा किस कलर की होती है दोस्तों? वाइट कलर की। और जो उसकी ऐश होती है, ठीक है, ऐश भी किस कलर की होती है? वाइट कलर की। ठीक है दोस्तों, वाइट कलर की ही ऐश होती है। और जब ये ऐश हमारे वाटर के साथ कंबाइन करवाती है तो एक अमोनिकल स्मेल देती है। अमोनिकल स्मेल होता है, बड़ी गंदी सी स्मेल देती है। ठीक है, तो इतना याद रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास कि CO+H2O। ठीक है, तो जब नेक्स्ट एग्जांपल क्या हमारे पास? CaO को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? क्विक लाइम जब भी हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करवाता है तो स्लेक्ड लाइम बनाता है। इसका फॉर्मूला याद रखना दोस्तों। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या है? CaOH2। तो जब भी ये हमारे पास क्विक लाइम जब भी हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करवाता है, CaO, क्विक लाइम क्या होता है? CaO। जब भी हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करवाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है हमारे पास दोस्तों? स्लेक्ड लाइम, जिसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास? CaOH ट्वाइस। और ये हमेशा यूज़ कहाँ था? स्लेक्ड लाइम का यूज़ कहाँ है हमारे पास? वाइट वॉशिंग के लिए। जब हम घर पे वाइट वॉशिंग करते हैं, पेंट से पहले हम वाइट वॉशिंग करते हैं, वाइट कलर की देखी होगी आपने, जिसको हम अपनी स्थानीय भाषा में पुट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो किससे करते हैं? स्लेक्ड लाइम से। ठीक है दोस्तों, वो क्या है? स्लेक्ड लाइम। उसका जनरल फार्मूला क्या है? CaOH2 ट्वाइस। तो नेक्स्ट एग्जांपल, जब स्लेक्ड लाइम, यही स्लेक्ड लाइम जब
किसके साथ कंबाइन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये मार्बल बना देता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जिसका फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ आ गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी, जब दो, इन सभी में आपने देखा होगा कि रिएक्टेंट कितने हैं, हमेशा दो है। ठीक है, रिएक्टेंट दो है और जो प्रोडक्ट बना वो हमारे पास सिंगल सब्सटेंस, जैसे यहाँ पे MgO बना, यहाँ पे CaOH2 ट्वाइस बना, यहाँ पे COCO3 बना। ठीक है, एक ही सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ इसी में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, इन विच हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट हमारी बाहर की तरफ निकलती है, उसको ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है HP टेट में, इसके एग्जाम्पल दिए होते हैं, जैसे पूछा होगा आपको कि बर्निंग ऑफ कैंडल, जो हमारी कैंडल बर्निंग हो रही है वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल किसकी रिएक्शन दोस्तों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्लस साथ में क्या करते हैं, वो हीट भी रिलीज करते हैं, तो जिसमें हीट हमारे पास रिलीज होती है वो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका एग्जांपल है हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज, इस सब की डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज एक प्रोसेस भी है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसका मैंने फॉर्मूला लिखा, देखो C6H12O6 प्लस 6CO2 गिव राइज टू 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है दोस्तों, प्लस ATP क्या है यहाँ पे, एनर्जी। ठीक है, जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो वो भी हीट प्रोड्यूस करती होती है। कई बार आपने देखा होगा कि ठंड में हमारे को खाना खाने के बाद एकदम ठंड लगती है, वो भी एक प्रकार से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे, क्योंकि जैसे हमारा खाना अंदर गया तो जैसे वो डिकम्पोज होना शुरू हो गया, जैसे डिकम्पोज हुआ तो उन्होंने हीट रिलीज की, और बाहर सराउंडिंग की हीट क्या है, जो सराउंडिंग की हीट हमारा टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा डाउन है और अंदर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है, तो एक्सचेंज ऑफ हीट की वजह से हमारे को क्या लगती है, खाना खाने के बाद कई बार ठंड भी लगती है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज भी हमारा किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ये दोस्तों सारे एग्जांपल हमारे क्वेश्चंस, सारे एग्जांपल पूछे गए हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो इन सारे एग्जांपल को ध्यान से पढ़ेंगे हम। डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन या रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कैंडल का जलना बर्निंग ऑफ रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन भी कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वाटर फ्रीज इनटू आइस, आपने देखा होगा कई बार कि फ्रीजर में क्या होता है, धुआं धुआं जैसा होता है। ठीक है, फॉग जैसी जमी होती है, वो भी किसकी वजह से होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से। क्यों, क्योंकि जब हम वाटर फ्रीज होने के लिए फ्रीजर में रखते हैं, मतलब वाटर जब वो सॉलिड बनता है, बर्फ बनती है तो हम फ्रीजर में रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, और जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो ऐसे प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, वाटर फ्रीज इनटू आइस, ये भी क्या हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसके अपोजिट होते हैं, जैसे हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ हमारे पास, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें हीट हमारे को देनी पड़ती है, हीट इज जिसमें हीट हमारे को देनी पड़ती है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब कर, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फोटोसिंथेसिस, ये भी एग्जांपल दोस्तों, एग्जांपल जरूर याद रखने इसके एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के, कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कि कोई भी हमारे पास लीव्स या कोई भी ट्री या ट्रीज हमारे जब भी खाना बनाते हैं तो उसको कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट से वो क्या लेते हैं, हीट लेते हैं। तो हीट इज एब्जॉर्ब, हीट क्या, हीट देनी पड़ी हमारे को खाना बनाने के लिए, उनको क्या हीट देनी पड़ी। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या रिएक्शंस बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हमारे को हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। इवेपोरेशन, दोस्तों इवेपोरेशन आप सभी को पता है, इवेपोरेशन क्या होती है, कि कोई भी वाटर वेपर की फॉर्म में जाता है, तो वाटर वेपर की फॉर्म में बनता है, तो उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। पर वो जल्दी कैसे बनेगा, जब हम उसकी हीट देंगे तो जल्दी इवेपोरेट होगा। ठीक है, तो हीट हमने उसको क्या की, गिवन की हीट दी, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस भी क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक और बात इसमें दोस्तों याद रखनी कि यहाँ पे मैंने लिखा, देखो डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच क्या है हमारे पास, एंथैल्पी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी
हमेशा नेगेटिव होगी। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा C+O2 गिव राइज टू CO2। C+O2 क्या बनाते हैं? CO2। इसमें क्या है कि हीट निकलती है, हीट प्लस साथ में क्या लिखा है? डेल्टा एच की वैल्यू जो कि हमारे पास कितनी आई? माइनस नेगेटिव 9 साइन का है यहाँ पे दोस्तों, 393.5 किलो जूल। ठीक है दोस्तों, तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है हमारे पास कि ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जहाँ पे पॉजिटिव साइन हो तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि आप लास्ट वाला एग्जांपल देख पा रहे हो यहाँ पे कि N2 प्लस O2 गिव राइज टू 2NO प्लस क्या लिखा मैंने? प्लस 180 किलो जूल। तो 180 ने क्या बताया कि डेल्टा एच की वैल्यू है, डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस 180 किलो जूल। तो डेल्टा एच ने हमारे को बताया कि ये रिएक्शन कौन सी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है दोस्तों, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? इसका बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इन विच सिंगल रिएक्टेंट, इसमें रिएक्टेंट क्या होगा? सिंगल होगा और प्रोडक्ट हमेशा सिंपलर प्रोडक्ट बनेगा। सिंपलर मतलब या दो भी बन सकते हैं प्रोडक्ट, या दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देखो, रिएक्टेंट क्या होगा? सिंगल फॉर्म में होगा, जैसे FeSO4 ये सिंगल रिएक्टेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बना इसका? Fe2O3 प्लस SO2। ठीक है दोस्तों, ये प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे क्वेश्चन आता है, देखो कई बार AgCl2 या AgBr2, जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये बनता है हमारे पास 2Ag प्लस 3Br2 या Cl2। ठीक है, तो ये क्या बनता है हमारे पास? ये ऐसी रिएक्शन कहाँ यूज होती है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं इसको। और ये रिएक्शन कहाँ होती है? फोटोग्राफी में। ठीक है, हमारे पास कई बार क्वेश्चन आता है कि विच मेटल इज यूज फॉर द फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी के लिए कौन सी मेटल यूज होती है हमारे पास? सिल्वर, Ag। कौन सी मेटल यूज करते हैं हम? Ag, सिल्वर मेटल यूज करते हैं। तो ये भी क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दोस्तों बहुत ही ज़रूरी रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे बोलते हैं? ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? ध्यान से देखना, इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एक जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारे को कौन बताता है कि कौन सा ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट हमारे पास मोर रिएक्टिव है? ये कौन बताता है हमारे को? रिएक्टिविटी सीरीज बताती है। इससे पिछली बार भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी किस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन हमें बताता है कि मोर रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है? तो ये कौन बताता है हमारे को? रिएक्टिविटी सीरीज बताती है। जैसे ये मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी, देखो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये दोस्तों ऐसे ही सीक्वेंस वाइज लर्न करनी पड़ेगी आपको। तो अगर आपको नहीं लर्न हो रही तो इसकी भी एक ट्रिक मैंने साथ में लिख ली है। देखो ट्रिक क्या है यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। प्लीज ट्रिक रखना दोस्तों याद। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर। क्या दोस्तों? अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर। ठीक है, आगे कॉल माई स्मार्टेस्ट गर्ल, कॉल माई स्मार्टेस्ट गर्ल। ठीक है दोस्तों, ये इसकी ट्रिक है। देखो प्लीज से क्या बना? पी से क्या बना? पोटाशियम। ठीक है, स्टॉप से क्या बना? सोडियम। ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, Ca से क्या बना? कैल्शियम। कॉलिंग मी, Me से क्या बना? मैग्नीशियम। ठीक है, अ क्यूट जैबरा, अ से क्या बना? एल्यूमिनियम। क्यूट से क्या बना? कार्बन। ठीक है, जैबरा, जेड से क्या बना? जिंक। अ क्यूट जैबरा, आई से क्या बना? आयरन। ठीक है दोस्तों, आई लाइक हर, लाइक Li से क्या बना? लेड। आई लाइक हर, H से क्या बना? हाइड्रोजन। कॉल माई, कॉल Ca से क्या बना? कॉपर। ठीक है, कॉल माई से क्या बना? मरकरी। स्मार्ट, S से क्या बना? सिल्वर।
और गर्ल, जी से क्या बना, गोल्ड। ठीक है दोस्तों, याद रहेगी सबको ट्रिक। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल माई स्मार्टेस्ट गर्ल। ये हमें बताता है कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब इसमें सबसे ज़्यादा पोटाशियम रिएक्टिव है, उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर कार्बन, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड। मतलब सबसे कम रिएक्टिव, सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है हमारे पास, गोल्ड। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हमारे पास, पोटेशियम। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं जैसे आयरन, लेड, हाइड्रोजन, या आयरन, जिंक, आयरन, कॉपर और मरकरी में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, जिंक। ठीक है, उससे कम आयरन, उससे कम कॉपर और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, मरकरी। ठीक है दोस्तों, सबको लग गया पता रिएक्टिव सीरीज का। लर्न कैसे करेंगे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल माई स्मार्टेस्ट गर्ल। तो इसी का एग्जाम्पल देखो दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी हमारे पास कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अब जैसे कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें हमने आयरन डाल दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, अब आयरन और कॉपर में कौन सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, आयरन पहले आता है, तो आयरन ज़्यादा मोर रिएक्टिव होगा। तो आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 बना दिया और कॉपर क्या हो गया, निकल गया। ठीक है दोस्तों, आयरन और कॉपर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव था, आयरन। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। यही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। बट अगर सॉल्यूशन, अगर कॉपर सॉल्यूशन हो आयरन सल्फेट का, FeSO4 का सॉल्यूशन हो और उसमें कॉपर डिप करे, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि कॉपर क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। कॉपर क्या है हमारे पास, लीस्ट रिएक्टिव है, किससे, आयरन से। तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता आयरन को। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है आयरन से। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था तो इसने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन ने डिस्प्लेस करके FeSO4 बन गया, Cu निकल गया। पर Cu कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा आयरन सल्फेट सॉल्यूशन को। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और रिएक्टिविटी सीरीज भी याद रही होगी। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल देते हैं, कई बार ये प्रेसिपिटेट के नाम से ऑप्शन में आ जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं बिटवीन रिएक्टेंट। किसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होती है, सिर्फ रिएक्टेंट में। ठीक है दोस्तों, मैं समझाऊंगा आपको एग्जाम्पल के साथ। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास दिया KBr प्लस AgNO3। ठीक है, अब KBr किस में टूटेगा, K पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव में टूटेगा, प्लस ये भी किस में टूटेगा, Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव में टूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाते हैं। देखो नेगेटिव वाला किसके साथ लग जाता है, K के साथ लग जाता है। एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, KNO3 बन जाएगा, प्लस A क्या बन जाएगा, AgBr। इन्होंने अपने आयंस क्या कर दिए, एक्सचेंज कर दिए। AgNO3 में जो नेगेटिव साइन, नेगेटिव आयंस था, वो पॉजिटिव पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके KNO3 बना दिया। और जो Ag पॉजिटिव था वो किसके साथ, के आयंस से जो नेगेटिव साइन Br नेगेटिव, उसके साथ रिएक्ट करा के AgBr बना दिया। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख पा रहे हो, ये किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों एग्जांपल जरूर याद कर लेना, एग्जांपल से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये क्या बनाते हैं, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाते हैं। अगर आपने 10th में, इसका प्रैक्टिकल भी है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और नेक्स्ट हमारे पास Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव राइज टू BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, Na2 कैसे, Na पॉजिटिव में टूटेगा, SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा, Ba किस में टूटेगा, Ba पॉजिटिव में टूटेगा, Cl2 नेगेटिव में टूटेगा। तो Na और Cl आपस में इसके एक्सचेंज कर देंगे, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। और इसका पॉजिटिव, Ba का पॉजिटिव था और इससे Na2SO4 से SO4 का पॉजिटिव था, तो ये बना देंगे BaSO4। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगी। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आप सभी को ये भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपका +1 का भी इसी में ही कवर करवा दिया, रेडॉक्स रिएक्शन। इससे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं पेपर में, तो हम आज रेडॉक्स रिएक्शन को भी बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं,
रेडॉक्स रिएक्शन हमारे वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोस्तों साइमल्टेनियसली होता है। ये वर्ड याद रखना, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगी, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोल देंगे हम? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे दोस्तों। अब ऑक्सीडेशन होती क्या है? सबसे पहले आता है ऑक्सीडेशन होती क्या है। ऑक्सीडेशन जैसे नाम से पता है ऑक्सी, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे हम दोस्तों? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का ऐड होना क्या बोलेंगे? क्या क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कराएगा। और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको पता होगा ऑक्सीजन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हमारे पास क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीडेशन होगा। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होगा? अगर हाइड्रोजन भी वहां से निकल रहा है तो उसको भी क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और हाइड्रोजन क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीडेशन होगा। समझ आ गया? इसमें चार चीजें थी। एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का रिमूव होना, वो क्या बोलता है? ऑक्सीडेशन बोलता है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई। और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुई। तो फॉर एग्जांपल जैसे Mg+O2, वही सेम एग्जांपल Mg+O2 क्या देगा हमारे पास दोस्तों? MgO देगा। क्या देगा हमारे पास? Mg। यहाँ पे क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी ना, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। वैसे ही सेम जैसा एग्जांपल दिख पा रहे हो, CH4+2O2 गिव राइज टू CO2+H2O। इसमें क्या हुआ दोस्तों? देखो पहले हाइड्रोजन था, रिमूवल ऑफ, यहाँ से सी कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या लग गया? एडिशन ऑक्सीजन लग गया। एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई, लग गया ना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग गया रिएक्टिव प्रोडक्ट वाली साइड। और यहाँ से हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूवल हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या हुआ हमारे पास? ऑक्सीडेशन ही है। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गई होगी ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम रिडक्शन की तरफ। रिडक्शन इसका बिल्कुल ऑपोजिट। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हुआ? रिडक्शन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जब रिमूव होगा, यहाँ पे क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो इसको ये भी क्या होगा हमारे पास? रिडक्शन। और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या हुआ हमारे पास? रिडक्शन हुई। आई होप आप सभी को डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसके। आप देख पा रहे हो कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है आपके पास FeCl3+H2। कौन सा एग्जाम्पल दिया? FeCl3+H2। तो इन्होंने क्या बनाया? 2FeCl2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स थे क्लोरीन के? 3 मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स थे क्लोरीन के। और पर जाके कितने मॉलिक्यूल्स हुआ? 2 मॉलिक्यूल्स हुआ। तो क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ से 3 मॉलिक्यूल से परे जाके कितने? 2 ही मॉलिक्यूल रहे। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है दोस्तों? रिडक्शन है। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या है हमारे पास? रिडक्शन है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? रिडक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। इससे भी दोस्तों बहुत 100% क्वेश्चन आता ही आता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को। तो आज हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो एग्जाम्पल से ही हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हमारे पास K2MnO4। पहले आपके पास K, देखो K कहाँ पे आता है? यहाँ पे K दिख रहा होगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की भी एक इमेज रखी है। तो ये वाले तो हमारे S ब्लॉक है और इससे परे क्या है? P ब्लॉक। ठीक है, D ब्लॉक मैंने इसमें एडजस्ट नहीं किए थे। तो S ब्लॉक और P ब्लॉक को ही समझेंगे हम कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो दोस्तों देखो K क्या है? K हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में लाया करता है। तो अगर फर्स्ट ग्रुप में, जैसे सोडियम भी फर्स्ट ग्रुप में लाया करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि फर्स्ट पे लाया कर रहा है। वैसे ही मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड ग्रुप में लाया करता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया कि पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 होगा। ठीक है,
हमारे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मैग्नीज का। किसका निकालना है? एम मैग्नीज का। तो हमारे को पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया, कितना है? +1 है। ठीक है दोस्तों। अब ऑक्सीजन का, जैसा कि आप यहाँ पे ग्रुप में भी देख पा रहे हो, ऑक्सीजन 16 पे। तो ऑक्सीजन को कितने नोबल गैस बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। और क्लोरीन का कितना होगा? -1। ठीक है, फ्लोरीन का कितना होगा? एक चाहिए ना इसको नोबल गैस के लिए, फ्लोरीन का कितना होगा? -1 होगा। ठीक है दोस्तों, फ्लोरीन का भी कितना होगा? -1 होगा दोस्तों। तो जैसे कि अब आपको पता चल गया कि पोटेशियम का कितना आया था, के का +1, और ऑक्सीजन का कितना आएगा? -2। ठीक है, सल्फर का कितना होगा? -2 होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको नोबल गैस के लिए। तो दोस्तों अब देखो, अब कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। K2MnO4 का हमारे को मैग्नीज का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो पोटेशियम के कितने मॉलिक्यूल है? 2 है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 1। तो 2 × 1, बीच में लगेगा प्लस। मैग्नीज का हमारे को नहीं पता, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? X लिख देंगे। ठीक है, प्लस फिर से ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के? 4। तो यहाँ पे कितने लिख देंगे हम? -2। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 + X -8, और अगर कोई चार्ज नहीं तो = 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? X -6 = 0। तो X = +6। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +6 आ गया। कैसे आया? पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल्स थे, और पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? के 1 था। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? -2 था। ठीक है, जिसका निकालना था उसको हम X लिखते। अगर कोई चार्ज नहीं तो =2 के बराबर, किसके बराबर लिख देते? 0 के बराबर लिख देते। तो 2 + X - 8 = 0। तो X = 6। आई होप आप सभी को इसका ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल फिर से MnO4 2 नेगेटिव। इसमें हमारे को फिर से मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों? अभी बताया था मैंने, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। ठीक है, तो जिसका नहीं पता उसको हमने X मान लिया। प्लस ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है? 4 मॉलिक्यूल्स है, तो ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2 होता है। अब दोस्तों ये जो ऊपर लगा होता है इसके साथ, देखो ऊपर तो KMnO4 में कोई वो नहीं था लगा, ठीक है, चार्ज कोई नहीं था। तो इसमें कितना लगा? चार्ज 2 नेगेटिव लगा है। तो इस जब चार्ज लगा होता तो =2 से परे हम उतना ही लिखते हैं। अगर नहीं चार्ज तो =2 से परे 0। अगर चार्ज ऊपर है, 2 नेगेटिव है, तो =2 से परे क्या लिखेंगे हम? 2 नेगेटिव लिखेंगे। तो कितना आएगा? X - 8 बराबर है -2। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? X = 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? X की वैल्यू 6 आ जाएगी। आई होप दोस्तों आपको आ गया होगा निकालना मैग्नीज वाला भी, क्योंकि देखो मैग्नीज को हमने क्या मानना था? X मानना था। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स, तो 4 लिखा, और ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2 होता है। ठीक है, प्लस इसमें चार्ज कितना दिया? 2 नेगेटिव दिया, तो =2 से पहले क्या लिखेंगे हम? -2 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर चार्ज नहीं था, ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो हमने =2 से पहले 0 लिख दिया था। तो इस तरह से हमारे को मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों NaHSO4। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारे को S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सोडियम किस में? फर्स्ट ग्रुप में लाई करता है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1 होगा। प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? हाइड्रोजन भी फर्स्ट ग्रुप में लाई करता है, तो +1 ही होगा। प्लस सल्फर S को हम क्या मान के चलते हैं? X। S को क्या मान लिया हमने? X मान लिया। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है, तो 4 × -2। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 + X - 8। तो कितना आ जाएगा? X - 6 बराबर है 0। तो X = 6। इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 6 ही आया है दोस्तों। तो एक मैंने एग्जांपल, सभी का 6 आया है। मुझे भी नहीं था पता कि इन सारे क्या ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, +6 ही आया है। तो आई होप आप सभी को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ गए होंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि अगर चार्ज दिया होगा तो =2 से परे उतना ही चार्ज लिख देंगे। अगर चार्ज नहीं था, इसमें कोई चार्ज नहीं था दिया, तो =2 से परे हमने 0 लिखी। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, तो =2 से परे हमने 0 लिखी है। ठीक है, और अगर फर्स्ट ग्रुप में लाया करते थे, सोडियम पोटेशियम है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया था। मैग्नीशियम होता अगर दिया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल से हमारे को पता चल जाता है। ठीक है, जैसे फ्लोरीन का कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ऑक्सीजन उससे 2 चाहिए इसको नोबल गैस के लिए, तो इसका -2 हो जाएगा।
ठीक है। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ आ गया होगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम निकालते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ जी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि वो ऑक्सीडेशन बताओ, ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है दोस्तों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ये दोस्तों याद रखेंगे आप। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है हमारे पास? ऑक्सीडेशन। अगर नहीं आपको कई बार याद रहे पेपर में तो इसकी एक ट्रिक याद दिखा लिख देता हूँ मैं। ऑयल। क्या ट्रिक है इसकी? ऑयल। ओ मैंने क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इन ऑक्सीडेशन इन आई मैंने इन और एल मैंने क्या होता है? लूज। तो ऑक्सीडेशन क्या कर रहा है? इन लूज। ऑक्सीडेशन इन लूज मतलब ऑक्सीडेशन क्या करेगा? लूज करेगा। क्या लूज करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हमारे पास? ऑक्सीडेशन होगा। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है दोस्तों, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वो भी हमारे पास ऑक्सीडेशन ही होगा। मतलब इंक्रीज जब भी हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा वो भी किसका एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल। जैसे मैंने दोनों एग्जांपल लिखे आपको दोस्तों, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला एग्जांपल भी लिखा और इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर वाला भी एग्जांपल लिखा है। तो आप सभी को आई होप एग्जांपल से पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि SN2 पॉजिटिव है, पहले करेंगे हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल। तो SN2 प्लस है, तो जब इससे हम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते तो पॉजिटिव साइन क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करते तो पॉजिटिव साइन आ जाता है। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो दो पॉजिटिव साइन और बढ़ जाएगा। पहली +2 था तो कितना आ जाएगा इसका? SN4 प्लस आ जाएगा। प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए? 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो 2 नेगेटिव। क्या मतलब हुआ इसका? पॉजिटिव साइन हमेशा इंक्रीज होता है जब भी हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे रिएक्शन से पता चला कि पहले क्या था? SN2 प्लस गिव राइज टू SN4 प्लस। तो मतलब इसमें पहले 2 प्लस था तो पॉजिटिव साइन इंक्रीज होता है जब। तो यहाँ पे क्या हुआ? +2 था +4 बन गया। तो मतलब पॉजिटिव साइन इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज हुआ था पॉजिटिव साइन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये किसका एग्जाम्पल है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मैंने एक इक्वेशन लिखी है हमारे पास, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ MnO4 plus 4 molecules of Al give rise to 3 molecules of Mn plus 2 molecules of Al2O3। ठीक है, पहले ये वाला देखते हैं हमारे पास एल्यूमिनियम वाला। ठीक है दोस्तों, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, मैं दोबारा से रिएक्शन लिख लेता हूँ, MnO4 प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ Al गिव राइज टू, क्या दिया हमारे पास? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीज प्लस Al2O3। ठीक है दोस्तों, ये हमारे को दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पास एक अपने फ्री स्टेट में होती है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होती है? 0। मतलब एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हुई? 0 हुई। ठीक है, और अगर नेक्स्ट एल्यूमिनियम कहाँ वहाँ पे Al2O3 की जगह है। नेक्स्ट और एल्यूमिनियम कहाँ हमारे पास प्रोडक्ट में? 2Al2O3 बन गया। तो 2Al2O3 के हम जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? 2 एल्यूमिनियम की निकालेंगे तो 2 क्या? x मान लेंगे। ठीक है, 2x प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? 3। ठीक है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है तो -2 होती है, कोई चार्ज नहीं तो 0। तो कितना आ जाएगा? 2x - 6 = 0। तो x की वैल्यू क्या है? 2x = 6, तो x = 3। तो यहाँ पे Al2O3 में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी? +3 आएगी। और यहाँ पे एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी? 0। तो 0 से +3 की तरफ क्या हुआ? इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर। 1 2 3 तो इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब भी इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर वो भी क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन ही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा इस एग्जांपल से कि इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर भी हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट भी। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन करवाता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई तो इसको क्या बोलते हैं हम? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको क्या बोलते हैं हम? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। अब पढ़ते हैं हम रिडक्शन की तरफ। रिडक्शन क्या है हमारे पास? रिडक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट है कि दी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन हो और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या डिक्रीज हो जाए तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। अब एग्जांपल से फिर से समझेंगे कि मान लो Fe3 पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब भी इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो पॉजिटिव साइन क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब लॉस हो रहा था इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव साइन क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। पॉजिटिव साइन बढ़ रहा था।
पर जब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो पॉजिटिव साइन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो Fe3 पॉजिटिव था पहले, अब क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन करते तो Fe1 पॉजिटिव हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जब भी गेन होता है इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव साइन क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होता है। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल किसका हमारे पास, Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से, इसमें क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो चार्ज डिक्रीज हुआ, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारे पास रिडक्शन होता है। ठीक है, और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होता है, हमारे पास रिडक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3MnO4 प्लस 4, इस सेम वो है जो ऊपर वाला एग्जांपल दिया, 4Al प्लस 3Mn प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो मैग्नीज की अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई, +4 आ गई। ठीक है, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हमारे पास, +4 है। और यहाँ पे फ्री मैग्नीशियम किसमें, फ्री स्टेट में, तो फ्री स्टेट में कितनी होती है, 0। जैसे एल्यूमिनियम की यहाँ पे फ्री स्टेट में तो कितनी थी, 0। यहाँ पे मैग्नीशियम फ्री स्टेट में, तो इसकी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 से लेके 0, मतलब डिक्रीज हुई ऑक्सीडेशन, पहले 4 थी अब क्या होगी, 0 होगी। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन होता है। तो मतलब यहाँ से देखो ये क्या हुआ, हमारे पास रिडक्शन होता है। और जो रिडक्शन होता है वो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिडक्शन करवाता है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना हुआ, 3MnO4। और जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है Al में क्या हो रही थी, यहाँ पे ऊपर 0 से किसकी तरफ कितने आ रहे थे, इसका +3 आ रहा था। यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, तो Al वाले में क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन हो रही थी। तो Al वाले में ऑक्सीडेशन हो रही थी, तो ये कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन। हाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, पर अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसकी जब आपको PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आपको उसको बिल्कुल फ्री PDF है। आपको अगर PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पर हमारी बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों हम अपने रस्टिंग ऑफ आयरन। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है हमारे पास, द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। जब भी हमारे लोहे में जंग लगना है, क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। और इससे क्वेश्चन आया था दोस्तों कि रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जाम्पल है, ये है हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। रस्टिंग ऑफ रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, रेडॉक्स रिएक्शन का। बैटरी सेल, जो हमारे किसी भी बैटरी में सेल्स पड़ते हैं, जैसे वॉच में सेल पड़ते हैं। ठीक है, वॉच में जो भी सेल पड़ते हैं बैटरी सेल्स होते हैं, तो वो भी किसका एग्जांपल है, हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो दोनों एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये भी याद रखना। और रेडॉक्स रिएक्शन की अगर कोई इक्वेशन आ जाए तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, उसको क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे ये रिएक्शन लिखिए, तो यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन से PbO से PO हट गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमारे पास, रिडक्शन। और H2 था पहले, इसमें O ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। तो PbO जहाँ पे रिडक्शन होती है वो हमारे साथ कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जहाँ रिडक्शन होती है वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो PbO हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है वो कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये हमारे पास कौन सा है, H2 क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आप सभी को ये रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास रेंचिडिटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन बना था एक बार कि व्हाट इज रेंचिडिटी। रेंचिडिटी क्या होती है कि हमारा जब भी खाना काफ़ी टाइम बाद क्या हो जाता है, उसको ख़राब हो जाता है। ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइज्ड। कि जब भी हमारा खाना ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेंचिडिटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है हमारे पास। रेंचिडिटी किसकी वजह से होती है, ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। और हमेशा खाने को प्रिजर्व करने के लिए हम किसका, एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से, BHA क्या हमारे पास, कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं BHA और BHT कौन सा हमारे पास क्या है, हमारे पास BHA और BHT क्या है, एक तो प्रिजर्वेटिव है और एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, BHA और BHT। अच्छा, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, BHA की फुल फॉर्म होती है हमारे पास ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल। याद रखना, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल।
और BHT में क्या होती है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीटोलिन। ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीटोलिन इनकी फुल फॉर्म है BHT और BHA और BHT की। और ये क्या यूज़ करते हैं हमारे पास, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन गैस भी हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करती है। आपको पता होगा कि चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन और हीलियम गैस का यूज़ करते हैं। हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं हम उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज़, ताकि वो चिप्स हमारे ख़राब नहीं हो। कई बार हम ऐसे बोलते हैं 5 रुपए वाले में तो हवा ही भर रखी है, तो हवा नहीं होती, वो क्या होता है हमारे पास नाइट्रोजन गैस होती है, ताकि हमारे चिप्स क्या हो जाए, ख़राब नहीं हो। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों आपको किसी भी यूट्यूब चैनल या वीडियोस, किसी भी यूट्यूब चैनल की वीडियोस में इस टॉपिक से रिलेटेड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, और ना ही कोई आपको फ्री PDF प्रोवाइड करेगा। बट हम आपके लिए बिल्कुल फ्री PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे। बस हम यही उम्मीद करते हैं आपसे कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो हम अब पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQ की तरफ। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच गैस इज फिल्ड इन चिप्स पैकेट। अभी बताया कौन सी गैस होती है इसमें, चिप्स गैस में, चिप्स पैकेट में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन ऑफ C6H12O6। आई होप दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करेंगे। C6H12O6 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसका हम निकालना होता हमारे को। उसमें क्या करते हैं हम, x मान लेते तो 6x मान लिया, इसको कितना मान लिया 6x मान लिया, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो 12 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो मतलब 6 इंटू -2, कोई चार्ज नहीं तो इजिकल टू 0, तो 6x प्लस 12 माइनस 12 इजिकल टू 0, तो मतलब 12 माइनस 12 प्लस के 12 यहाँ पे माइनस, ऐसा आ जाएगा 6x प्लस 12 माइनस 12 इजिकल टू 0, तो ये आपस में 0 क्या बन जाएगा 6x इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 0। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं 6x देखेंगे और टिक कर देंगे 6x की तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा C आंसर। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 0। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज इज नोन एज। इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ना। इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज इज नोन एज, मतलब इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज कौन सी होती है हमारे पास, अटैकिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग। यहाँ पे दोस्तों एजेंट बोला है, ठीक है, ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या बोला है, एजेंट बोला है, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है, अभी मैंने ट्रिक भी दिखाई थी, OIL। जो लूज करता जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है ऑक्सीडेशन। पर जो ऑक्सीडेशन करवाता है, जो भी मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन करवाता है, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, जैसे हमने एग्जांपल में भी अभी किया था पीछे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डी ऑप्शन। क्या होगा इसका, डी ऑप्शन, रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। हम पेपर में जल्दबाजी नहीं करेंगे, पेपर में ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चन आए उसे ध्यान से ज़रूर एक बार पढ़ लें। कई बार ऐसे ऑप्शन होते दिए कि हम थोड़े से कन्फ्यूज़न हो जाते हैं उसमें, क्योंकि हमारे को लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम ज़्यादा जल्द क्या टिक कर देंगे, ऑक्सीडाइजिंग कर देंगे। तो यहाँ पे एजेंट पूछा था, ठीक है। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, पर जो ऑक्सीडेशन करवाता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट बोलता है। तो इसका आंसर कितना होगा, डी होगा। नेक्स्ट हमारे पास द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये होता है हमारे पास पोटेशियम, ठीक है, के। इन चारों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है हमारे पास, के। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, हाँ इसका आंसर आप दे सकते हो। ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी करके हटे। ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है। तो दोस्तों कौन सी इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ रिएक्शन या रेस्पिरेशन, कौन सी दोस्तों इनमें से कौन सी है, जल्दी बताएंगे। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे को हीट क्या करनी पड़ती है, गिवन देनी पड़ती है, हीट रिएक्शन को करवाने के लिए हमारे को हीट की ज़रूरत होती है। ट्रीज़ वगैरह को खाना बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो उससे क्या मिलती है, हमारे को हीट मिलती है। तो रिएक्शन से होने से पहले हमारे को हीट देनी पड़ी, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव, अभी करवा के हटा मैं ये, ठीक है दोस्तों। क्या होते हैं हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव।
ऑप्शन क्या है, BHA, तो BHA तो होता ही दोस्तों, ठीक है। BHC, BHT भी होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी होता है। ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। और ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, सभी इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो विच मेटल इज़ यूज फॉर दी फोटोकेमिकल या फोटो फिल्म्स के लिए कौन सी मेटल का यूज़ किया है। आई होप मैंने शायद इसमें भी बताया होगा कि हमने किसका यूज़ किया था। मैं तो आंसर लग गया था, लेकिन दोस्तों आप इसका आंसर किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो यूज़फुल रही होगी, और आशा करता हूँ कि आप सभी ने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो और आपने इस वीडियोस को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दिया होगा जो भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आज आपसे अलविदा कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।